जब से आरआरबी जेईई सीबीटी 1 का डेट अनाउंस हुआ है तब से बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो टेंशनें हैं वो बढ़ चुकी हैं, क्योंकि अब उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा सीबीटी 1 के लिए। अब हार्डली 50 दिन आप मान के चलो, 50 दिन के अंदर आपको सीबीटी 1 के लिए प्रिपरेशन करना है, सीबीटी 1 निकालना है, तब जाकर आप सीबीटी 2 दे पाओगे। अदरवाइज आपका पड़ा हुआ टेक्निकल किस काम नहीं आएगा और ये वैकेंसी आपके हाथ से चली जाएगी। तो अब आपको इन 50 दिन में किस तरीके से प्लानिंग करनी है, किस तरीके से सीबीटी 1 के लिए प्रिपरेशन करना है ताकि सीबीटी 1 आपका निकल जाए और साथ ही साथ आपका एसएससी का जो टेक्निकल वाला पोर्शन चल रहा है वो भी चलता रहे। तो ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, तो पूरा इसको एंड तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीबीटी 1 की तरफ ही अपने फोकस करेंगे। सीबीटी 1 का जो सिलेबस है, जो उसका पैटर्न है, वो आप यहां पे देख लीजिए। आपको पता भी होगा इसका, लेकिन एक बार फिर भी हम बात करते हैं। 100 मार्क्स का ये पेपर होगा, 1.5 आवर आपको मिलेगा, 90 मिनट्स मिलेंगे। मैथमेटिक्स में 30 नंबर का मैथमेटिक्स आएगा, 30 नंबर का जनरल साइंस आएगा। तो यहां पर आप एक चीज देख लीजिए कि जनरल साइंस की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, और ये जनरल साइंस आप एसएससी जेईई के लिए भी पढ़ते हो, ठीक है। फिर जनरल अवेयरनेस, जिसमें करंट अफेयर और बाकी सब चीजें आ जाएंगी। फिर जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में 25 मार्क्स। अब देखो, रीजनिंग और जनरल साइंस यहां से आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो, काफी अच्छे से स्कोर कर सकते हो। मैथमेटिक्स में थोड़ा एक्यूरेसी का ध्यान रखना पड़ता है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। और जनरल अवेयरनेस 15 नंबर का आने वाला है। लगभग यहां पे आपको 75 से ऊपर स्कोर करना पड़ेगा, तब जाकर यहां पे बात बनेगी। सीबीटी 1 हमारा जो है वो निकल पाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी क्या है या आपने किस जोन से फॉर्म भर रहा है। तो अलग अलग कट ऑफ में अलग अलग जो है वहाँ पे अलग अलग जोन की अलग अलग कट ऑफ आएगी। बट हम एक हार्डली मान के चलते हैं कि भाई 75 मार्क्स या 80 मार्क्स का आपने मान के चलो कि भाई इतने पे सीबीटी 1 निकलेगा ही निकलेगा, फिर आपने चाहे किसी भी जोन से फॉर्म फिल किया हो, ठीक है। अब अगर हम सबसे पहले मंथ वाइज की तरफ जाएं तो आपके पास ये अक्टूबर लगभग पूरा है, 10 दिन आप चलो निकाल लो, 20 दिन अक्टूबर के हैं, अप्रैल तक आपको जाना है। तो मंथ वाइज किस तरीके से प्लान करना है, यहां पर आप देखिए। अक्टूबर महीना जो है इसमें आप नॉन टेक्निकल पर फोकस करिए। फोकस एरिया आपका नॉन टेक्निकल होना चाहिए। लगभग मैं आपको बताऊंगा कि कितना टाइम आपको नॉन टेक्निकल में देना है। सब्जेक्ट्स में रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस, इन सारे सब्जेक्ट्स को लेना है। डेली प्रैक्टिस करनी है इसकी, ठीक है। सब्जेक्ट का अंडरस्टैंड करना है, डेली इसकी प्रैक्टिस करनी है, और साथ में जो अपने टेक्निकल टॉपिक्स हैं उनको पैरेलल में करते रहिए। कोई एक आधा सब्जेक्ट आप टेक्निकल ले सकते हो। नवंबर में आने के बाद में फाइनल प्रिपरेशन फॉर सीबीटी 1। इसमें क्या करना है, नॉन टेक्निकल प्लस टेक्निकल के बेसिक्स पढ़ते रहना। टेक्निकल का बेसिक मतलब ये है कि बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें बेसिक जो लॉज होते हैं, मैग्नेटिक सर्किट हो गया, केवीएल केसीएल हो गया, ये सारा चीजें जो हैं वो आप कवर कर लेना। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है बीडब्ल्यूई तो आपके लिए ये एडवांटेज है, ठीक है। साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट पे पूरा ध्यान देना है और रिवीजन की तरफ पूरा फोकस करना है। दिसंबर की तरफ अगर हम जाएं तो दिसंबर में सीबीटी 1 आपका हो जाएगा, तो टेक्निकल सब्जेक्ट की तरफ आप फोकस कर सकते हो। अब आपको पूरी तरीके से सीबीटी 1 देना है, और टेक्निकल में इलेक्ट्रिकल के अंदर आप मशीन या इंस्ट्रूमेंट्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स या पावर सिस्टम, ये सब आप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। फुल फोकस करना है अपने टेक्निकल सब्जेक्ट्स के ऊपर। फिर जनवरी महीने में आते आते आपको टेक्निकल नॉलेज में इन डेप्थ प्रिपरेशन करनी है, मतलब अच्छी तरीके से टेक्निकल सब्जेक्ट्स को पूरा रीड आउट कर देना है। तो जनवरी में टारगेट रखिए कि जनवरी में आपका जो टेक्निकल है वो उसका सिलेबस फिनिश हो जाए, और जो फरवरी है उसमें मॉक टेस्ट और रिवीजन को दो, ठीक है। और साथ ही साथ फुल टेक्निकल सिलेबस आपका कंप्लीशन की तरफ मान के चलो कि हो जाना चाहिए, और साथ ही साथ मॉक टेस्ट और रिवीजन को साथ में लेके चलो। मार्च में रिवीजन, फिर जब भी आपका अप्रैल में एग्जाम हो या मार्च में जब भी एग्जाम हो, अपने को नहीं पता कि जो डेट है वो क्या होने वाली है सीबीटी 2 की, तो उस टाइम तक आपको रिवीजन के लिए कम से कम 1 से 1.5 महीना देना है सीबीटी 2 के लिए भी। ऐसा नहीं कि उस टाइम पे भी आपका सिलेबस पूरा नहीं है, तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। अभी अपने फोकस करते हैं सीबीटी 1 की तरफ। तो सीबीटी 1 में अगर आप देखोगे तो टाइम एलोकेशन की अगर हम देखें तो दिन में कम से कम 6 घंटे का टाइम स्लॉट आप मान के चलिए कि 6 घंटे दिन में आपको देना है सीबीटी 1 के लिए। अब वो 6 घंटे किस तरीके से डिवाइड करने हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। 8 घंटे भी दे सकते हो, लेकिन अगर आप अभी टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो
तो उसको बीच में डिसकंटिन्यू मत करिए। अगर आप 6 घंटे एक्स्ट्रा निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई 6 घंटे मुझे कुछ भी नहीं अभी नॉन टेक्निकल का पता, तो फिर आपको छोड़ना पड़ेगा एक बार टेक्निकल। अदरवाइज फिर आप टेक्निकल भी लेके चलोगे, नॉन टेक्निकल भी लेके चलोगे, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। नॉन टेक्निकल के साथ अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाती है तो CBT 1 में रिस्क आ जाएगा। CBT 1 नहीं निकलेगा तो टेक्निकल काम नहीं आने वाला। ठीक है, तो जो टिकट मिलेगी ना आपको CBT 2 की, वो यहीं से ही मिलेगी, नॉन टेक्निकल वाले जो सब्जेक्ट है वहीं से ही। स्टडी का अप्रोच ये रखना है आपको कि भाई हमें पता है कि भाई मैथमेटिक्स भी है, रीजनिंग भी है, जनरल साइंस भी है, जनरल अवेयरनेस भी है, तो इनका थोड़ा बहुत रोटेशन करते रहना है ताकि आप अच्छे से आपका पूरे दिन इंटरेस्ट एक बना रहे। किसी एक ही सब्जेक्ट को पकड़ लोगे फिर इंटरेस्ट लूज कर जाओगे। और साथ ही साथ ऐसा भी होता है जैसे किसी ने रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लगा लिए एक दिन में, लगातार रीजनिंग कर रहा है, और वो मैथ जब करता है तो फिर उसके मैथ में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, फिर उसकी टेंशन उसको खा रही है, फिर उसको ये लग रहा है अभी तक तो मैंने जनरल अवेयरनेस नहीं पढ़ा। तो पूरे दिन को ऐसे प्लान करना है कि हर सब्जेक्ट पूरे दिन में आप कंप्लीट करो। थोड़ा थोड़ा टाइम पूरे दिन आप चारों को दो, ना कि किसी एक चीज पे पूरे दिन लगे हुए हो। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर दूसरा सब्जेक्ट की तरफ आपकी टेंशनें बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आप रोटेशन में करोगे तो फिर सारों में कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता रहेगा धीरे धीरे। आपको पता है 50 दिन बचे हैं, तो अब धीरे धीरे फिर जब रोटेट करके पढ़ोगे तो कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा, आपको लगेगा कि हाँ हो जाएगा, CBT 1 हो जाएगा। तो किसी एक सब्जेक्ट पर स्टक नहीं होना है कि पूरे दिन लेके बैठे हुए हो। ठीक है, ये आपको सैचुरेट कर देगा, आपका इंटरेस्ट लूज कर देगा, फिर बाद में आप कहोगे कि अब मुझे नहीं लगता कि मेरा CBT 1 हो पाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, रोटेट करते रहना है सब्जेक्ट को। ठीक है, उसके बाद में सब्जेक्ट वाइज प्लान की अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स 30 मार्क्स की है, तो मैथमेटिक्स में जो भी टॉपिक्स हैं, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, जितने भी हैं, स्ट्रेटेजी रखनी है कि जो बेसिक वाला जो पोर्शन है ना वहां से स्टार्ट करना है। जैसे कि अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, इनका क्लियरिटी स्टार्टिंग में ले लेना है, जिनका हमें बाकी जो है टॉपिक्स उनमें भी काम आता है। जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस होगी, इसमें भी जो चीजें हमें काम आने वाली, तो बेसिक पहले अपना कवर कर लेना है। प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट आफ्टर एवरी चैप्टर। जैसे कि आपने अलजेब्रा कंप्लीट कर लिया या टाइम एंड वर्क कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद में प्रैक्टिस करना है। हर कंसेप्ट, हर चैप्टर पूरा होने के बाद में उसके मॉक टेस्ट को प्लान करना है। आपको मैथमेटिक्स में जो भी फॉर्मूले दिखेंगे, जो भी शॉर्ट ट्रिक्स दिखेंगी, उनको नोट डाउन करना है। पढ़ते टाइम ही नोट डाउन कर लेना है, उसके शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं, क्योंकि ये आपका टाइम सेव करते हैं। बहुत शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, तब जाकर कम टाइम में आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ कर पाते हो। ठीक है, इसके बाद में इसको डेली का 2 घंटा देना है, 2 आवर्स इसको देना है ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग विद एम्फेसाइज ऑन स्पीड एंड एक्यूरेसी। क्योंकि स्पीड और एक्यूरेसी का ध्यान आपको यहां पे बहुत रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी कम यहीं होगी। मैथमेटिक्स में आपकी एक्यूरेसी कम जाएगी और ये एक्यूरेसी बहुत बड़ा गेम प्ले करेगी, क्योंकि यहां पर कट ऑफ ज्यादा जाती हैं। तो अगर किसी की एक्यूरेसी कम आएगी तो फिर भी नहीं CBT 1 निकलेगा। तो यहां पे एक्यूरेसी के लिए आपको बहुत अच्छे से इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। ठीक है, प्रैक्टिस ज्यादा करनी है ताकि आपकी जो स्पीड और एक्यूरेसी वो अच्छी रहे। आगे बढ़ते हैं रीजनिंग की तरफ। तो रीजनिंग में जो एनालॉजी, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, पजल या DI, सिलोजिज्म और साथ में वेन डायग्राम्स, ये सारे जो टॉपिक्स हैं, अब मैंने लगभग सारे ऑल आउट सारे टॉपिक्स नहीं लिखे भाई, ओवरऑल जो मेन टॉपिक्स हैं वही लिखे हैं। यहां पर और भी टॉपिक्स हो सकते हैं। स्ट्रेटजी रखनी है कि पहले जो है कि ना पजल हो गया, एनालॉजीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इनको पहले 2 वीक का टारगेट रख के निपटा देना है। और डेली इसका 20 से 30 क्वेश्चन का प्लान करना है। आपको बहुत ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी। इवन अनअकैडमी की ऐप पर टेस्ट वाले सेक्शन में आपको बहुत सारे टेस्ट मिल जाएंगे, आप वहां पर टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, 20 से 30 क्वेश्चन आप डेली इसका प्लान करिए, क्योंकि रीजनिंग भी प्रैक्टिस से ही धीरे धीरे आपकी स्पीड बनाएगी। एकदम से आपकी स्पीड रीजनिंग में भी नहीं बनने वाली, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड बनने वाली है। तो ग्रेजुअली अपने आप को शिफ्ट कर देना है आपको। जैसे जैसे ये जो है ना बेसिक वाला पार्ट कंप्लीट हो जाए तो DI की तरफ चले जाना है और वेन डायग्राम्स की तरफ चले जाना है। ठीक है, और हर वीक में क्विज़ेस देनी है ताकि आप पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर क्वेश्चन सही तरीके से कर पाओ विद गुड एक्यूरेसी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्विज़ेस देनी है। इसको आप 1.5 घंटा प्लान कर सकते हो। दिन में 1.5 घंटा आपको रीजनिंग को देना है,
इसकी प्रैक्टिस में आप दे सकते हो, 1.5 से 2 घंटा आप रीजनिंग को दे सकते हो। तो 2 घंटा हमारा मैथमेटिक्स हो गया, 2 घंटा हमारी रीजनिंग हो गया। तो इस तरीके से मैथ्स भी करोगे, रीजनिंग भी करोगे। फिर अगर हम आगे बात करें जनरल साइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल साइंस, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। 30 नंबर का जनरल साइंस यहाँ से आना है। यहाँ पर आप देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी क्लास 10th लेवल का आना है, ठीक है। स्टार्ट करना है हमें फिजिक्स से, क्योंकि फिजिक्स में जो मैकेनिक्स वाला पोर्शन होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन होगा, वो आपको आ जाएगा समझ में। तो जनरल साइंस में आपका इंटरेस्ट बनाने में सबसे पहले फिजिक्स काम करेगी। सीधा केमिस्ट्री, बायोलॉजी उठाओगे तो इंटरेस्ट लूज कर सकती हो, क्योंकि उसको छोड़े हुए काफी टाइम हो गया। लेकिन हम इलेक्ट्रिकल तो पढ़ ही रहे हैं ना, तो फिजिक्स के साथ तो अभी भी हमारा टच है। तो फिजिक्स आपको एक इंटरेस्ट बनेगा, तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। बाद में आप केमिस्ट्री को स्टार्ट कर सकते हो, फाइनली जो है बायोलॉजी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए आप एनसीईआरटी को ले सकते हो। लूसेंट जो है उसको, जो लूसेंट का जनरल साइंस की बुक्स आती हैं वो भी आप देख सकते हो। और साथ ही साथ जो हमारे प्लस कोर्सेज चल रहे हैं उनको भी आप देख सकते हो, जहाँ पे ऑलरेडी हम पूरा का पूरा जो जनरल साइंस का जो कोर्स होता है, जिसमें आप उतना बस कवर कर लो, ठीक है। इसके बाद में फोकस ज्यादा करना है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। जैसे कि भाई सेलुलर सिस्टम है, उसको किसने बनाया, कौन से साइंटिस्ट का नाम है, जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको, उन पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वो आपको स्कोर देंगे। जो थोड़े एनालिटिकल क्वेश्चंस होंगे उसमें थोड़ा से मार्क्स कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पे मार्क्स कम ज़्यादा होने के चांसेस कम है, क्योंकि उसे पता है कि भाई इसका आंसर ये होगा, ठीक है। रिवाइज करने हैं जो भी इसके फॉर्मूलेज वगैरह आते हैं, जब आप मैकेनिक्स या इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ोगे, ठीक है। की कंसेप्ट जो है उसको वीकली रिवाइज करते रहना है। 1.5 घंटा इसकी थ्योरी पे देना है और 30 मिनट इसका रिवीजन करना है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे रिवीजन करने की नीड पड़ेगी, रेगुलर रिवीजन करने की नीड पड़ेगी, क्योंकि ये आपके लिए नया है। इसमें ये सारी चीजें आपके लिए नई होंगी, तो आपको रिवीजन रोज इतने 30 मिनट्स का रिवीजन प्लान रखना पड़ेगा, ताकि आप भूलो ना। फिर अगर हम जनरल अवेयरनेस की तरफ जाएं तो 15 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस है, जिसमें आप करंट अफेयर, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ये सारे टॉपिक्स इसके अंदर आते हैं। तो इसमें 30 मिनट तो डेली आपको देना है किसको, करंट अफेयर्स को। 30 मिनट्स आपको करंट अफेयर को देना है, लगभग आप मान के चलो 5-6 मंथ का। तो 30 मिनट्स आप इसको करंट अफेयर को दे दीजिए। उसके बाद में लूसेंट जीके हो गया, या फोकस ऑन इंडियन हिस्ट्री एंड इकोनॉमी, इसकी तरफ ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। कुछ ऑनलाइन ऐप्स यूज करनी है। ऑनलाइन ऐप्स का मतलब है कि आप अनअकैडमी की ऐप यूज कर सकते हो, या जहां से भी आपने कोर्स ले रखा है जिसके अंदर आपको डेली की डेली क्विजेस मिलती हैं करंट अफेयर्स के ऊपर, उन क्विजेस को आप यूज करिए, ठीक है। उन क्विजेस को आप करिए ताकि आपका रिवीजन होता रहे, जो भी आपने करंट अफेयर में पढ़ा है वो आपको याद रहे, ठीक है। 1 आवर आप इसमें दे सकते हो, डेली का 1 घंटा बहुत है। अब किसी को लगता है कि मैं ज्यादा कर सकता हूं, ज्यादा कर लेना, लेकिन स्टार्टिंग में एकदम से आप अगर ज्यादा करोगे तो फिर इंटरेस्ट लूज कर दोगे। तो इतना टाइम डेडिकेट करके इन सारे सब्जेक्ट्स को करना स्टार्ट कर दो। और पहले से ही आरआरबी जेई से के सीबीटी 1 के लिए जो कोर्सेज हैं वो अनअकैडमी पे स्टार्ट हो चुके थे। अगर आपके पास अनअकैडमी का आरआरबी जेई का सब्सक्रिप्शन है तो फिर आपको फिर टेंशन लेने की नीड ही नहीं है, क्योंकि वहां पर तो जितने भी कोर्सेज है ये कंप्लीट हो चुके हैं, उन कोर्सेज को जाकर आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा प्लान करना है, बहुत अच्छे से प्लान करना है, ताकि इन 50 दिन को आप यूज कर पाओ। एक दिन के अंदर चारों चैप्टर्स को पढ़ना है, चारों सब्जेक्ट्स जो हैं वो निकलने चाहिए आपकी आंखों से, तब जाकर आप बहुत इफेक्टिवली सीबीटी 1 के लिए प्लान कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद में कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है कि भाई लास्ट के 10 डेज में आपको रिवीजन पर पूरा फोकस करना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देते रहना है, ठीक है। कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, लेकिन हर जो आपके वीकर एरियाज हैं उनको पढ़ सकते हो। नया नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको लगता है कि आपको ये पर्टिकुलर कंसेप्ट आपको अभी भी नहीं समझ में आया है, तो उनको पढ़ सकते हो, उसकी तरफ ध्यान दे सकते हो। बाकी कुछ नया पढ़ने से बचना, परहेज करना। उसके बाद में लगभग 2 से 4 टेस्ट आपको हर वीक देने हैं। रोज टेस्ट नहीं देना कि रोज ही टेस्ट लगा रहे हो भाई। 2 से 4 दिन का प्लान रखो, एक एक दिन छोड़ के टेस्ट लगाओ, ताकि जो टेस्ट लगा रहे हो उसको अच्छे से एनालाइज तो कर पाओ। रेगुलर टेस्ट लगाते रहोगे तो फिर उस टेस्ट को आप एनालाइज कब करोगे, समझे, ठीक है। ताकि आपका जो मेन एग्जाम के अंदर आप उसको सिमुलेट कर पाओ, ठीक है। ज्यादा टाइम आपको दे देना है लास्ट के अंदर जनरल साइंस पे। क्यों भाई, अब मैथमेटिक्स या रीजनिंग
तो जिसने मेहनत कर ली अब ठीक है, वो आएगी। अब उसमें आपको ज़्यादा मैथमेटिक्स और रीजनिंग पे ज़्यादा सोचने की नीड नहीं है। जनरल साइंस आपके लिए बहुत नया है, तो इसके लिए उसको लास्ट 10 डेज के अंदर ज़्यादा टाइम जनरल साइंस पे देना है, ठीक है। रीजनिंग, जनरल साइंस और रीजनिंग एज दे हैव हायर वेटेज, क्योंकि इनका वेटेज ज़्यादा है ना, तो इसीलिए, ठीक है। और साथ ही साथ जनरल साइंस और रीजनिंग आपका स्कोरिंग भी है, यहाँ पे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। करंट अफेयर में भी देखो क्वेश्चन हो या ना हो, वैसा जैसा आपने पढ़ा है वैसा ना आए, ठीक है। मतलब ऐसा हो सकता है ना भाई, आप इंडियन हिस्ट्री पूरी तो पढ़ नहीं सकते हो, या इंडियन इकोनॉमी पूरी तो पढ़ नहीं सकते हो, पॉलिटी पूरी तो पढ़ नहीं सकते हो, तो ऐसा हो सकता है कि भाई जो आप पढ़ रहे हो वो सारी चीज़ें उसमें से सारे क्वेश्चन ना मैच हों, आप उसमें से ज़्यादा अटेम्प्ट ना कर पाओ, आपको छोड़ने पड़ सकते हैं। लेकिन जनरल साइंस के साथ ऐसा नहीं होगा। जनरल साइंस आप जितना अच्छे से पढ़ोगे वहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन आप लगा सकते हो, ये इतना मुश्किल नहीं आता, ठीक है। तो ये स्कोरिंग ही है, इसको इम्पोर्टेंस देना है आपको बहुत अच्छे से, ठीक है। की पॉइंट्स में आप ये ध्यान रख सकते हो मॉक टेस्ट का। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको टाइम मैनेजमेंट और इन 50 दिन के अंदर इन सारे चैप्टर्स पर जब आप कमांड करोगे तो कौन कौन से पोर्शन आपके वीक रहने वाले हैं, ये मॉक टेस्ट आपको बता देंगे, ताकि आप उन पर ध्यान देते रहो। टाइम मैनेजमेंट आपको पूरी तरीके से मॉक टेस्ट भी देंगे। जब भी कुछ भी कोई भी सेशन ले रहे हो तो ज़्यादा फोकस बना के रखना, एक टाइमर यूज़ करना, ठीक है। रिवीजन करना है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो शॉर्ट इंटरवल्स के ऊपर जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करते रहो, वरना भूल जाओगे, ठीक है। उसके बाद में है नेगेटिव मार्किंग। प्रैक्टिस क्वेश्चन टू अवॉइड नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं ताकि नेगेटिव मार्किंग आपकी कम हो, क्योंकि बाय सॉल्विंग ओनली दोज क्वेश्चंस आर कॉन्फिडेंट अबाउट, मतलब उन्हीं क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है जिन क्वेश्चन में आपको लगता है कि इसका आंसर यही होगा, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो उसी को ही सोल्व करना है। जिसमें आपको लगता है कि पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है उसको लीव कर देना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, ठीक है। फाइनल मार्क्स जब आपके बनेंगे उसमें, तो आपको तुक्का नहीं मारना, ठीक है। तुक्के से बचना है यहाँ पर आपको। नेगेटिव मार्किंग से बचने का मतलब एक तो क्वेश्चन ज़्यादा लगाओ तो नेगेटिव मार्किंग आपकी कम होगी, जो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप एक्यूरेसी के ऊपर वर्क कर पाओगे, क्योंकि एक्यूरेसी तो है मेन। क्योंकि एक्यूरेसी कब समझ में आएगी, जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे तब आपको एक्यूरेसी समझ में आएगी, तब आपको पता लगेगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आपका मन करता है कि अच्छा ठीक है इसका आंसर मैं ये लगा देता हूं, वो नहीं लगाना, ठीक है, उससे बचना है। लास्ट में बस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान रखना है। फोकस ऑन बेसिक्स की तरफ ज़्यादा फोकस करना है, स्पीड एंड एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट और जनरल साइंस की प्रिपरेशन, इसको प्रायोरिटाइज रखना ही है, मैंने आपको बोला ही है, ठीक है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखोगे तो CBT 1 आपका निकल जाएगा। CBT 1 निकल जाएगा तो जो ये टेक्निकल वाले सब्जेक्ट्स जो आप पढ़ रहे हो SSC JEE के लिए, ये आपको फिर आगे CBT 2 में काम आएंगे, ठीक है। और RRB JEE के लिए भी जो हमारे कोर्सेज हैं वो स्टार्ट हो गए हैं, और नॉन मतलब CBT 2 के लिए, जिसमें अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिकल जो मटेरियल साइंस है वो स्टार्ट हो गई है उसमें, तो और भी सब्जेक्ट CBT 2 के लिए होते रहेंगे। तो अगर आप बहुत पहले से प्रिपेयर कर रहे हो तो अभी आप टेक्निकल सब्जेक्ट की तरफ जा सकते हो, लेकिन अभी आपने अगर सोचना स्टार्ट किए कि मैं अभी इन 50 दिन में कुछ ऐसा फोड़ दूं, तो आप टेक्निकल सब्जेक्ट्स अवॉइड करना। अगर आपने पहले से टेक्निकल सब्जेक्ट्स कुछ पढ़ रखे हैं तो अभी पूरा फोकस अपना नॉन टेक्निकल की तरफ रखना, ठीक है। साथ ही साथ अभी अनअकैडमी पर 50% का ऑफर आपको मिलेगा। तो जो भी हमारे प्लस कोर्सेज है जिसमें आपको हम नॉन टेक्निकल टेक्निकल दोनों पढ़ाते हैं, SSC JEE के लिए, RRB JEE के लिए, तो 50% ऑफ का जो ऑफर है इसमें आप देख सकते हो कि आपको सिर्फ 7389 का ये आपको पड़ेगा। इसके लिए आप जो कोड यूज कर सकते हो ऐप में वो है TESLA10, ठीक है। प्लस कोर्सेज आपकी तब हेल्प करते हैं जब आपको खुद से चीजें ना ढूंढनी पड़े, हम आपको पूरा का पूरा कलेक्ट करके चीजें एकदम से रिवाइज करवाएं, बस उसको कर लो, हो जाएगा सिलेक्शन। देन दीज प्लस कोर्सेज विल वर्क। अगर आपको ये मान के चलो कि इलेक्ट्रिकल मशीन सीखना है, या इलेक्ट्रिकल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें, या आपको पावर सिस्टम की बात करें, या कोई भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स है या नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स है, उसमें स्टूडेंट को नहीं पता होता कि मुझे क्या करना है, वहां पर कोर्सेज काम आते हैं, वहां पर हम जो प्लस कोर्सेज काम आते हैं, ठीक है। जहां पर हम एक टीचर आपको पूरा गाइड करता है कि आप यहां से ये पॉइंट्स आप कवर कर लो,
क्योंकि उसको पूरा पता होता है कि भाई प्रीवियस ईयर में किस तरीके से चीज़ें पूछी गई हैं, उसका एक एक्सपीरियंस होता है, तो वो आपको गाइड कर देता है। ठीक है, तो प्लस कोर्सेज में अभी 50% का जो ऑफ का ऑफर है, इसमें आप देख सकते हो कि 6 मंथ के लिए इतना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा और 12 मंथ के लिए इतना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, जिनमें आपके पास एसएससी जेई और आरआरबी जेई दोनों कैटेगरी का एक्सेस रहेगा। ठीक है, टेस्ला 10 कोड यूज करना है। अब इलेक्ट्रिकल वाले टेस्ला को तो जानते ही हैं, निकोला टेस्ला। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका, तो टेस्ला 10 आपके कोड है, इसको आप यूज करोगे तो ये डिस्काउंट एक्टिवेट हो जाएगा। आरआरबी जेई में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ये सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं, यहाँ पर आप वो देख सकते हो 11 अक्टूबर, मतलब ये कल से होंगे ये सब्जेक्ट स्टार्ट, और साथ ही साथ कल 11 अक्टूबर से मेरा पावर इलेक्ट्रॉनिक का कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है। तो कल सुबह 8 बजे से पावर इलेक्ट्रॉनिक भी स्टार्ट हो रहा है, जहां पर आप देख सकते हो कि करंट अफेयर भी कल ही स्टार्ट हो रहा है, वो शाम को हो रहा है 8:30 से। ठीक है, और प्लस कोर्सेज पर आपको बेनिफिट्स मिलते हैं कि यहाँ पर एक तो आपको रेजेंट फीचर मिलता है, आपको क्लास में जब हम पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्लास में रेजेंट करके हमसे बात कर सकते हो। साथ ही साथ क्लास में ही इंपॉर्टेंट स्लाइड्स के हैंड्स आउट ले सकते हो, ताकि जब भी आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को रिवाइज करो तो सिर्फ उन्हीं स्लाइड्स की तरफ जाओ। पोल की फैसिलिटी, डेली आपको क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, ये सारे फैसिलिटी आपको प्लस के अंदर फीचर्स मिलते हैं। CBT 1 के लिए 16 अक्टूबर को एक टेस्ट भी अनअकैडमी की ऐप पर हो रहा है, जिसका टाइमिंग सुबह 9 बजे का है। 90 मिनट का ये टेस्ट होने वाला है। CBT 1 के ही पैटर्न पर होगा ये टेस्ट, तो CBT 1 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये टेस्ट आप जरूर देना। 100 मार्क्स का ये टेस्ट है। ठीक है, ये वो स्टूडेंट जिन्होंने CBT 1 क्वालिफाई किया है, जो अभी CBT 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिन्होंने अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन लिया था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और बाकी मुझे आप बताना कि अभी जो ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड एक हमने रिवीजन वाला एक वीडियो डाला था, वो आपको कैसा लगा, और इसी तरीके के आपको अगर और भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक करके बताना कि क्या इस वीडियो से आपको हेल्प मिली, एक माइंड में आपको एक क्लैरिटी मिली कि अब इन 50 डेज़ को मुझे किस तरीके से प्लान करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।